फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट इस बार जो हमारा ट्राइंगल होता है वो किस चीज का पार्ट होता है? वो होता है पार्ट पैरेललोग्राम का। अब जैसे पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि जो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल था वो हमारे जो रेक्टेंगल था उसके एरिया के हाफ के इक्वल था, या फिर जो हमारा स्क्वायर था उसके एरिया के हाफ के इक्वल था। लेकिन इस केस में हम दोबारा से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर इस बार जो हमारा ट्राइंगल होता है उसकी शेप कुछ डिफरेंट हो। अब जैसे हमारा क्या था, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल के केस में मान लो अगर हमारा ट्राइंगल इस तरह से होता, ऐसे ऐसे होता, मीन्स उसकी साइड्स क्या होती, बिल्कुल स्ट्रेट होती। और स्ट्रेट होने के बाद उसकी जो ये दो साइड्स होती वो क्या होती, डिफरेंट होती। ये होती 4 एंड ये होती 8। तो हम इसको मानते क्या, इसको हम मानते रेक्टेंगल का पार्ट, क्योंकि रेक्टेंगल में जो भी साइड्स प्रेजेंट होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल नहीं होती, अनइक्वल होती है। तो इसको हम मान लेते रेक्टेंगल का पार्ट, क्योंकि इसको ज्वाइन कर दे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब अगर हमारा ट्राइंगल होता है इस तरह से, ऐसे ऐसे, हमारा ट्राइंगल होता है ऐसे ऐसे, और ये दोनों साइड्स क्या होती, एक दूसरे के इक्वल होती। अगर ये 8 होती तो ये भी हमारी क्या होती, 8 होती। तो इस केस में हम इस ट्राइंगल को क्या मानते, स्क्वायर का पार्ट मानते। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसमें भी तो सभी साइड्स इक्वल होती है। इस केस में ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो हमारा क्या बन जाता, एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता। लेकिन अगर हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से है, ऐसे और ऐसे, मतलब, या फिर हमारा ट्राइंगल होता इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके, तब हम उस केस में हम एरिया इन ट्राइंगल्स का कैसे निकालते? उस केस में हम हमारा एरिया किस चीज के इक्वल लगता? देखिए, अगर हमारा ट्राइंगल इस शेप में होता तो ये क्या, इससे क्या बन सकता है, हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म हो सकता है। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये ऐसे बन जाएगा। ये क्या होता है, हमारा पैरेललोग्राम होता है। ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। और इसी की ये वाली साइड अगर हम कट करके इस साइड, मैंने आपको बताया था उस मेथड में, इस साइड पेस्ट कर दे एक तरह से, तो हमारा क्या बन जाता, रेक्टेंगल। तो हमें ये पता, इससे पता चलता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस चीज के इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ स्क्वायर के भी इक्वल हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसकी साइड्स का साइज कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हम, क्योंकि हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, और जो रेक्टेंगल होता है वो भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अब इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ट्राइंगल है, अगर उसकी शेप इन चीजों से क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो हम उसके केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल किस चीज के इक्वल पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम ये होता है, ऐसा होता है। अब इससे हमें पता चल जाता है ये होता है, लेकिन हमारा जो पैरेललोग्राम होता है वो, उसका एरिया किस चीज के इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। बेस इंटू हाइट के इक्वल क्यों होता है? अब देखना आप, ये हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ये क्या होती है, इसकी हाइट।
ये रिप्रेजेंट करती है इसकी हाइट और ये रिप्रेजेंट करता है इसका बेस। अगर इसी को कट करके हम इस साइड ले जाए तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल के इक्वल। और रेक्टेंगल की ये साइड क्या होती है, लेंथ होती है, एंड ये क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ होती है वो पैरेललोग्राम के बेस के इक्वल होती है, और जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होती है वो पैरेललोग्राम की हाइट के क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसी वजह से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल किस चीज के इक्वल पुट किया है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब हम देखते हैं कि अगर जो कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं और उनकी क्या होती है, उनका एरिया क्या इक्वल हो सकता है अगर वो डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट हो। जैसे हमारा ये वाला ये बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं इस केस में, और एक तो ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया। इसको अगर मैं अलग अलग बनाऊं, एक है इस तरीके से, एक है इस तरीके से, एक कैसे है, एक है ऐसे 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 ऐसे, और एक है हमारा थोड़ा सा इस साइड ऐसे। इसको हम बना देंगे ऐसे करके ऐसे। तो क्या इनका क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। हाँ जी, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि सभी का जो बेस है वो क्या है, इक्वल है, एंड सभी की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। और मैंने आपको बताया था कि एरिया होता ही क्या है, एरिया होता है कि उस शेप के अंदर 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स प्रेजेंट है। अब अगर हम ग्राफ पेपर ले लें और उस पे बनाएं ये शेप्स, तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ पेपर की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स आएंगे। तो उससे हमें ये पता चलेगा जब हम ये शेप बनाते हैं कि इसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स आते हैं वो इस ट्राइंगल के में जितने स्क्वायर्स आएंगे उसके इक्वल होंगे, इसमें जितने स्क्वायर्स आएंगे उसके इक्वल होंगे, इसमें जितने स्क्वायर्स आएंगे उसके इक्वल होंगे, जिसकी वजह से इन सभी का एरिया क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स विद डिफरेंट शेप, different shapes can have equal area, but ये जितने भी सारे ट्राइंगल्स प्रेजेंट है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी शेप्स होती है, जिनका शेप भी इक्वल हो एंड जिनका साइज भी क्या हो, इक्वल हो। अब इनकी सभी की शेप्स क्या है, डिफरेंट है, साइज बेशक से सेम हो लेकिन इनकी शेप्स डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये जितने भी ट्राइंगल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट ये नहीं है। लेकिन इससे हमें ये भी पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक ये वाला ट्राइंगल ले और बिल्कुल सेम शेप का ये वाला ले, इन दोनों की क्या है, शेप भी सेम है और इन दोनों का साइज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब इनको ग्राफ पेपर पे पुट करेंगे या फिर हम क्या करें, इन दोनों का एरिया हम निकालने लग जाए तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो जब जिसकी शेप सेम हो और जिनके साइजेस क्या हो, सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट शेप्स बोलते हैं उनको। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती है उन सभी के क्या होते हैं, एरियाज बिल्कुल इक्वल होंगे, और जितनी भी शेप्स जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उनके एरियाज इक्वल नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है कि उनके एरियाज भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं।
थैंक यू।